हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बीएसएससी का जो इंटर लेवल का एग्ज़ाम हुआ था 10+2 का 8 दिसंबर 2018 को, उसके आज पहले शिफ्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें 1 से लेकर के 150 तक के प्रश्न हैं। इसके पहले हम 29 जनवरी 2017 और 5 फरवरी 2017 का पेपर पूरा करा चुके हैं और अब इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया जा चुका है, आप उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग आज पहले शिफ्ट का करेंगे 8 दिसंबर का, और इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें 10 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्पों का चयन करते हुए श्रृंखला को पूरा करें। तो देखिए इसमें किया गया है कि 2 क्रमागत पदों को जोड़कर अगला पद प्राप्त किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये 12 9 जोड़ा है तो 21 बना है। फिर क्या किया है कि 12 और 21 को जोड़ा है तो 33 बना है, और फिर 33 और 21 को जोड़ा है तो 54 बना है। तो अगला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 54 + 33 जोड़ेंगे तो ये 7 8 यानी 87 यहाँ पे आएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 60% है तो प्रतिशत हानि क्या होगी। 60% का मतलब क्या है, 60/100 यानी कि 20 × 60 20 × 100, यानी कि यदि ये क्रय मूल्य है, CP बराबर हमारा 5 है, तो SP यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य क्या होगा हमारा 3 होगा, क्योंकि प्रश्न में ये बोला है। तो प्रतिशत हानि निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे, बटे में क्रय मूल्य × 100, ये हमारा हो जाएगा परसेंटेज हानि। तो क्या मिलेगा, 2/5 × 100 20 × 100 यानी कि 40% हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी निश्चित कोड में कैमल को इस तरीके से लिखा जाता है तो उसी कोड में थर्ड को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, कैमल का लिख लेते हैं C3 A1 M13 E5 L12, और इसका क्या होगा X24 Z26 N14 V22 O15। अगर आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों का योगफल 27, इसका भी 27, इसका भी 27, इसका भी 27 और इसका भी 27 है। तो उसी तरह हम क्या करेंगे, थर्ड का भी लिखेंगे। थर्ड का होगा T20 H8 I9 R18 D4, 20 में जोड़ेंगे 7, इसमें जोड़ेंगे 19 8 27, इसमें जोड़ेंगे 18 9 27, इसमें 9 18 27 23 4 27, G7 S19 R18 I9 W23। तो GSRIW हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में भारत का स्थान क्या है। ये करंट अफेयर का प्रश्न है उस समय का, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 137वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ फ्री स्टेट के लेखक कौन है। तो इसका आंसर होगा VS नैपॉल फ्री स्टेट के लेखक हैं। इसके साथ एक फैक्ट याद रखना है कि VS नैपॉल को इसी पुस्तक इन ए फ्री स्टेट के लिए 1971 में बुकर पुरस्कार दिया गया था। यह बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति थे। भारतीय मूल के व्यक्ति थे, भारतीय नहीं थे, इनके पास भारत की नागरिकता नहीं थी उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार कपड़ा बेचने के लिए 4% नुकसान पर कपड़ा बेचने का विज्ञापन देता है, फिर भी गलत मीटर स्केल प्रयोग कर 20% लाभ कमाता है, तो स्केल की वास्तविक लंबाई क्या है। तो देखिए ये बेईमान दुकानदार वाला प्रश्न है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लाभ कितना दिया है 20%, इसका मतलब क्या होगा, ये होगा 1/5। तो इसको हम यदि SP/CP में लिखेंगे तो क्या होगा कि ये क्रय मूल्य क्या है 5 है, 1 का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 6 हो गया। तो देखिए SP/CP बराबर 6/5 बराबर हम क्या लिखेंगे। अब देखिए ये बोल रहा है कि 100 रुपये की चीज़ है, उसको 4% के नुकसान पे बेचने का विज्ञापन दे रहा है, यानी 100 रुपये की चीज़ को इसने 96 में बेच दिया। फिर क्या कह रहा है, वो गलत मीटर स्केल का प्रयोग कर रहा है। तो मान लेते हैं कि जो सही स्केल है वो है X और गलत है जो हमारा वो है 100 मान लेते हैं, सुविधा के लिए कुछ भी मान सकते हैं, हम उसी के हिसाब से हम निकालेंगे। 100 सेंटीमीटर मान लिए सही वाला जो बेचा है, और X वो है जो उसका वास्तविक है। तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 16 छक्का 96, तो X बराबर क्या मिलेगा हमें 16 × 5 यानी कि 80 सेंटीमीटर, यानी कि वास्तविक लंबाई कितनी थी 80 सेंटीमीटर, और कितना बोल के बेचा है तो 100 सेंटीमीटर बोल के बेचा है, यानी 20 सेंटीमीटर का पैसा ज़्यादा लिया है ग्राहक से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 8, 16, 24, 36 एवं 54 से विभाजित हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 8, 16, 24, 36 और 54 का एलसीएम निकालेंगे। तो 8 का क्या होगा, 2 का पावर क्यूब होगा, 16 का 2 का पावर 4, 24 का 2 का पावर क्यूब इंटू 3 लिख सकते हैं। 36 को क्या लिखेंगे, 36 को लिख सकते हैं 2 का पावर स्क्वायर इंटू 3 का पावर क्यूब, और 54 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर क्यूब। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा, सबसे बड़े वाले को देखिए, सबसे बड़ा वाला कौन है, 2 का पावर 4 है, और 3 में सबसे बड़ा वाला कौन है, 3 का पावर 3 है। तो ये हो गया 16 गुने 27 बराबर 432 हमारा निकल गया एलसीएम। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10,000। ठीक है, 2 2 4 1 5। अब क्या करेंगे हम, 10,000 को 432 से भाग देंगे। तो 432 से भाग देंगे 10,000 को, तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जा रहा है, 862 864 होगा। तो ये 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 8 गया 1, 0। कितनी बार में जाएगा, 4 3 12, 3 बार में, 3 दूनी 6, 3 9, 4 3 12, 10 में से 6 गया 4, और 15 में से 9 गया 6, 64। यानी कि हमारा भागफल 23, शेषफल 64 आ रहा है। तो अभिष्ट संख्या हमारा क्या होगा, संख्या क्या होगा, 10,000 प्लस 432 माइनस 64, यानी कि 1,000 प्लस 368, 10,000 प्लस 368। तो ये हो जाएगा हमारा 10,368 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि देखिए जब 10,000 में 432 से भाग दे रहे हैं तो हमारा 64 का शेषफल आ रहा है। अगर इसमें से 64 घटाएंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 4 अंकों की हो जाएगी। हमके चाहिए क्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस 64 में ऐसा नंबर जोड़ेंगे जिससे 432 में पूरा पूरा भाग जाए। तो हम क्या किए हैं, 432 में 64 घटा दिए 368, यानी कि 64 में यदि हम 368 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा इसमें भाग लग जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कोई धन 7.5% वार्षिक ब्याज दर कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी। तो मान लेते हैं मूलधन क्या है हमारा 100 रुपये है, तो मिश्र धन क्या होगा, 3 गुना हो जाएगी, मतलब मिश्र धन हो जाएगा हमारा 300। तो ब्याज क्या मिलेगा, आई बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो 3 साल का जो ब्याज हो गया हमारा 200 रुपये हो गया। आपको पता है कि साधारण ब्याज बराबर क्या फॉर्मूला होता है, मूलधन गुने दर गुने समय बटा में 100। साधारण ब्याज दिया है 200, मूलधन हमने माना 100, आर दिया है 7.5%, का मतलब हो गया 15/2%। तो यहाँ पे लिखेंगे 15/2 गुने समय निकालना है हमें बटे में 100। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये 5 चौके 20 और 5 3 15। तो टी बराबर हमें क्या मिलेगा, 80/3। तो 26 3 78 वर्ष, 2/3 वर्ष। तो इसको हम क्या करेंगे, महीने में बदल देंगे। तो 26 वर्ष प्लस 2/3 गुने 12, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, यानी कि 26 वर्ष 8 माह हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है। तो ये है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके साथ साथ आपको रूपांतरण फॉर्मूला याद रखना है, F-32/C = 9/5। मान लीजिए आपको फ़ारेनहाइट में याद है और आपको सेल्सियस में पूछ दें, तो सेल्सियस के लिए सटीक जो आंसर होगा याद रख सकते हैं आप चाहें तो 36.9 डिग्री सेल्सियस शरीर का सामान्य तापमान। और यदि आपको निकालना है तो यहाँ पे F का मान रखेंगे, तो यहाँ से C का मान आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगोला की राजधानी क्या है। तो अंगोला की राजधानी है लुआंडा। ये एक दक्षिण पश्चिमी अफ्रीकी देश है। मोनरोविया, तो ये है लाइबेरिया की राजधानी, लाइबेरिया की राजधानी है मोनरोविया। उसके बाद किंशासा, तो ये किसका है, तो कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य का है, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य। इसको DRC भी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, लुसाका किसकी राजधानी है, तो ये है जाम्बिया की, जाम्बिया। ठीक है, और अंगोला की यदि राष्ट्रीय मुद्रा पूछ दे आपका, तो इसका हो जाएगा क्वांजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी रंगों के लिए समान होता है प्रकाश का वेग। तो वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल माध्यम के गुणन पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि ये प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है। इसलिए वायु में सभी रंगों के प्रकाश का वेग समान होता है, लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जब प्रकाश कांच या पानी जैसे किसी सघन माध्यम में प्रवेश करता है तब अलग अलग रंगों का वेग बदल जाता है और लाल रंग का वेग सर्वाधिक और बैंगनी रंग का वेग सबसे कम होता है। यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का कितना हो जाएगा। तो देखिए प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, R = ρl/a होता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं पहले केस में केस 1 और केस 1 लेते हैं, यहाँ पे होगा हमारा केस 2। देखिए जब किसी तार को खींचकर लंबा किया जाता है तो उसका आयतन हमेशा नियत रहता है। तो उस केस में हमारा क्या होगा, V1 = V2 होना चाहिए। तो मान लेते हैं पहले केस में लंबाई L1 थी, एरिया A1 था, क्षेत्रफल A1 था, और लंबाई L2 हो गई, बाद में क्षेत्रफल हो गया A2। तो वॉल्यूम क्या होता है, आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल गुने लंबाई या ऊंचाई। तो L1 A1 बराबर हो जाएगा L2 A2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिए प्रश्न में क्या दिया है कि तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी गई है, यानी कि L1 क्या हो गया है, L2 जो है दुगना हो गया है पहले का, L2 = 2L1 हो गया है। तो यहाँ से L2/L1 क्या होगा, 2/1 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, A1/A2 हमें निकालना है और ये L2/L1 हो जाएगा। इसका मान दिया है 2/1, यानी कि एरिया पहले क्या था, इसमें एरिया पहले था अगर 2 यूनिट, तो अब एरिया हो गया है इसका आधा 1 यूनिट। ठीक है, अब प्रतिरोध निकालते हैं। R1 बराबर क्या होगा, यहाँ पे रो क्या है, प्रतिरोधकता है, ये दोनों में समान होगा क्योंकि सेम ही मटेरियल से बना हुआ है। तो L1/A1 हो जाएगा और यहाँ पे R2 क्या होगा, रो L2/A2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना है प्रतिरोध का संबंध निकालना है, तो हम भाग दे देंगे। R1/R2 = होगा रो L1/A1 बटे में रो L2/A2। ठीक है, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, L1/L2, A2 ऊपर जाएगा, A1 नीचे आएगा। L1/L2 का मान दिया है 1/2 कर देंगे, पलट देंगे इसको, और A2/A1 दिया है 2/1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 हो जाएगा, यानी कि R1 = क्या हो गया, R2 हो गया। सॉरी, यहाँ पे A2/A1 हमें मान निकला है, तो A2/A1 क्या होगा, 1/2 होगा। इसको पलट देंगे तो ये दोनों मिलके क्या हो गया, 1/4 हो गया, यानी कि R1/R2 = 1/4। तो R2 = क्या होगा, 4R1, यानी कि पहले जो प्रतिरोध था उसका 4 गुना हो गया है अभी का प्रतिरोध, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है। तो जो हल्दी का पौधा है उसको जो तना है उसको प्रकंद बोलते हैं, वही खाने लायक होता है। इंग्लिश में इसको राइजोम बोलते हैं, कभी कभी इंग्लिश ऑप्शन भी दे देता है, तो ये ध्यान रखना है। हल्दी एक रूपांतरित तना है जिसे वनस्पति विज्ञान की भाषा में प्रकंद कहा जाता है। और इसी के समान उदाहरण जो है वो है अदरक, ये भी एक प्रकंद है। और बाकी का जो आलू है उसका जो रूपांतरित तना है उसको कंद बोलते हैं। प्याज और लहसुन का शल्कंद बोला जाता है। ठीक है, कंद किसका बोलते हैं, तना, आलू का, ट्यूबर इंग्लिश में इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है शैवाल का, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसे फाइकोलॉजी या फाइकोलॉजी ही सिर्फ कहते हैं। इंग्लिश में एल्गे लिखते हैं ना हम लोग, तो इसको एल्गोलॉजी भी आप कह सकते हैं। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। जो कवक हैं उनके अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। तो शैवाल का फाइको, कवक का माइको और जीवाणु का बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हास्य गैस कौन सी है, इसमें से दिए गए ऑप्शन में से हास्य गैस कौन सी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, N2O, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। तो चिकित्सा क्षेत्र में विशेष करके दंत चिकित्सकों द्वारा इसका उपयोग हल्के
निश्चेतक यानी कि बेहोश करने वाली दवा के रूप में किया जाता है। इसकी खोज किसने की थी? तो जोसेफ प्रिस्ले ने की थी। NO को क्या बोलते हैं? तो NO को बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। और एक होता है NO2, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और N2O क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी को साफ करने के लिए किस डिसइंफेक्ट का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्लीचिंग पाउडर। तो पानी में मौजूद हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। यह पानी में क्लोरीन मुक्त करता है जो कीटाणुनाशक का कार्य करती है। रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। फॉर्मूला होता है CaOCl2। ठीक है। क्विक लाइम को होता है फॉर्मूला CaO कैल्शियम ऑक्साइड। इसे बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। बिना बुझा हुआ मतलब ये पानी के साथ अभी संपर्क नहीं किया है। उसके बाद होता है एक स्लैग्ड लाइम, यहाँ पे दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। इसे बुझा हुआ चूना बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। ठीक है। मीठा सोडा को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट HCO3। पॉलीथीन इनमें से किसको पॉलीमराइज करके बनता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए C2H4। तो C2H4 को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एथिलीन या एथीन भी बोला जाता है इसको। ठीक है। तो पॉलीथीन वास्तव में एथिलीन या एथीन के कई अणुओं को आपस में उच्च ताप और दाब पर जोड़कर बनाया जाता है। यहाँ पे जो C2H2 दिया है इसका नाम है एसीटिलीन। ये वेल्डिंग गैस के तौर पे प्रयुक्त होता है। C2H6 बोलते हैं एथेन को, और प्रोपीन C3H6 को बोलते हैं प्रोपीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया। तो ये लागू किया गया अप्रैल 2010 को। ऑप्शन हो जाएगा हमारा C। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 संसद द्वारा अगस्त 2009 में पारित किया गया था। लेकिन अब पूरे देश जम्मू कश्मीर को छोड़कर उस समय के लिए 1 अप्रैल 2010 से पूर्णतः लागू हुआ था। और इसे जोड़ा किस संविधान संशोधन के द्वारा गया था? तो इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। इसके तहत अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। ऑप्शन हो जाएगा C। तो पौधों की पत्तियों के हरे रंग के लिए उत्तरदायी जो पिगमेंट है उसे हम क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम धातु का एक परमाणु पाया जाता है। मैग्नीशियम करता क्या है? तो मैग्नीशियम सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने में मदद करता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत का सिद्धांत की नीति को प्रस्तुत किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन C लॉर्ड डलहौजी ने। तो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति यानी कि व्यक्तिगत का सिद्धांत लागू किया था। और इसी के तहत जिन राजाओं के कोई प्राकृतिक वारिस नहीं थे उनके राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। तो इस नीति के तहत जो सबसे पहला शिकार था वो था सतारा, जो कि 1848 में हड़पा गया था। इसके बाद आया था जैतपुर, उसके बाद संभलपुर, उसके बाद झांसी और नागपुर को मिलाया गया था। अवध का जो विलय हुआ था वो इसके अंतर्गत नहीं हुआ था। अवध का विलय 1856 में कुशासन यानी कि मिस गवर्नेंस का आरोप लगा करके हड़पा गया था, ना कि उत्तराधिकार की कमी के कारण। ये परीक्षा में बार बार पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन D मुंबई। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसकी स्थापना जो हुई थी 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। लेकिन सेबी अधिनियम 1992 के तहत इसे 30 जनवरी 1992 को संवैधानिक दर्जा या वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। यह भारत में शेयर बाजार और कमोडिटी बाजार को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में जल मंदिर कहाँ पे अवस्थित है?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पावापुरी। तो बिहार के नालंदा जिले के पावापुरी में तालाब के बीचों बीच स्थित प्रसिद्ध जल मंदिर जैन धर्म का एक अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है। तो पावापुरी वह पवित्र स्थान है जहाँ जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है? तो जेमू ग्लेशियर सिक्किम में अवस्थित है। यह पूर्वी हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो कि कंचनजंगा पर्वत के आधार के पास स्थित है। इसी जेमू ग्लेशियर से प्रसिद्ध जो है तीस्ता नदी निकलती है। इसी को तीस्ता नदी को जल इसी ग्लेशियर से प्राप्त होता है। तीस्ता नदी सिक्किम और पश्चिम बंगाल की जीवन रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में सफल लड़कों की सूची में देवेंद्र ऊपर से 12वां स्थान एवं नीचे से 31वां स्थान प्राप्त करता है। इसमें 3 बच्चे परीक्षा में भाग नहीं लेते हैं और 1 अनुत्तीर्ण होता है। तो कक्षा में कुल बच्चों की संख्या क्या है? तो देखिए, जिन्होंने भाग नहीं लिया है वो भी फेल माने जाएंगे और जो अनुत्तीर्ण है वो तो फेल है ही। तो जो रैंक होगा वो पास वालों का होगा और पास वाले में हम फेल को जोड़ देंगे तो हमें कुल बच्चों की संख्या मिल जाएगी। तो देवेंद्र का स्थान जो है ऊपर से 12वां है और नीचे से कितना है 31वां है, यानी देवेंद्र 2 बार काउंट हुआ है। तो हम क्या करेंगे 12 + 31 में से 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 42। सॉरी, ये हो गया 42, यानी 42 वो लड़के हैं जिनका रैंक आया है। रैंक आया है मतलब वो तो पास है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो फेल लड़के हैं उनको जोड़ देंगे। तो 3 बच्चे फेल हुए हैं और प्लस 1 अनुत्तीर्ण हुआ है। तो 42 3 45 1 46। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। तो किससे लिया गया है ये? तो ये जापान के संविधान से लिया गया है, जिसका उल्लेख जो है आर्टिकल 21 में, अनुच्छेद 21 में हमें मिलता है। तो एक कन्फ्यूजन इसमें जो है वो आप दूर कर लीजिए कि कानून की उचित प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिकी संविधान से ली गई है, जबकि कानून का शासन और कानून निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन संविधान से ली गई है। ठीक है, और कानून द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो जापान के संविधान से प्रेरित है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ बोलते हैं। रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन से, देखिए इसमें मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन, जापान से प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, नीचे दिए गए चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें जो रिलेशनशिप दिया है वो 2 आमने सामने संख्याओं के बीच में दिया है। तो ये है 7 × 4 + 2 बराबर क्या होगा, 7 चौक 28 2 30। उसी तरीके से 4 × 4 + 2 4 चौक 16 2 18। उसी तरीके से 6 × 4 + 2 यानी कि 6 चौक 24 2 26। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का अंतर दिया है 16 और उनके 1/5 भाग का योग दिया है 12। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है। उनका अंतर दिया है x - y = 16 और बोला है कि उनके 1/5 भाग का योग यानी x/5 y/5 = 12। तो ये क्या हो गया, x + y बराबर हो जाएगा 12 × 5 = 60। इसको यहाँ पे ला देंगे, x + y = 60। तो ये माइनस घटाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा 76 बराबर 0 से y से y कैंसिल, ये 2x। तो x बराबर हमें क्या मिल गया 38। तो यहाँ पे x का मान रखेंगे तो 60 - 38 बराबर होगा हमें 22। तो ऑप्शन हो गया हमारा आंसर ए 22, छोटी संख्या निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव संस्थान अवस्थित है कहाँ पे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन ए देहरादून। तो भारतीय वन्य जीव संस्थान जो है उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 ईस्वी में। और एक और चीज़ याद रखना है कि भारत में और भी 2 चीज़ें हैं। पहला है एक FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान यानी कि IIP, ये दोनों भी देहरादून में ही हैं। भोपाल में क्या है? तो भोपाल में है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान यानी कि IIFM है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट है। एक गांव की जनसंख्या 5000 है। इसमें प्रथम वर्ष में 10% की वृद्धि होती है एवं उसके अगले वर्ष में 20% की वृद्धि होती है। तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी?
तो देखिए 5000 मूल जनसंख्या है। अगले साल कितनी वृद्धि हुई है? 10, यानी कितना हो गया है? 110/100। दूसरे साल 20% की वृद्धि हुई है, यानी कितना हो गया? 120/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 5000 है, सॉरी इसको 5000 लिख लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो क्या बचा? 50 गुने 11 गुने 12, तो 11 पचे 55 गुने 12, तो 0, 12 पचे 60 के 0, 12 पचे 60 66, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। ऑप्शन होगा हमारा सी, क्योंकि इसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है और इसके दहन से प्रदूषण नहीं फैलता है, केवल जलवाष्प बनता है। और इसकी खोज किसने की थी हाइड्रोजन की? तो हेनरी कैवेंडिश ने की थी। ये एग्जाम भी 1-2 बार पूछा गया है, हेनरी कैवेंडिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार इक्थियोलॉजी संबंधित है मछलियों के अध्ययन से, उसी प्रकार जेरोंटोलॉजी संबंधित है किससे? तो देखिए जेरोंटोलॉजी संबंधित है वृद्धावस्था के अध्ययन से, यानी कि इसके अंतर्गत वृद्धावस्था और बूढ़े होने की प्रक्रिया के जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। आमाशय के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी बोलते हैं आमाशय के अध्ययन को, या पाचन तंत्र के अध्ययन को भी यही बोलते हैं। फिर रक्त के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो हीमैटोलॉजी कहा जाता है। आनुवंशिकता के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो ये तो सबको पता होगा, जेनेटिक्स बोलते हैं इसे हम, आनुवंशिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कथन दिया है कि यदि वह परिश्रमी होगा तो परीक्षा पास करेगा, और इससे संबंधित निष्कर्ष है कि आलसी व्यक्ति परीक्षा पास नहीं कर सकता। तो इस कथन में तो ये कहीं नहीं लिखा है कि केवल परिश्रमी व्यक्ति ही परीक्षा पास करता है, आलसी व्यक्ति भी परीक्षा पास कर सकता है। दूसरा है कोई भी व्यक्ति परीक्षा पास कर सकता है, तो ये भी कथन में नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कहा गया है कि हर एक व्यक्ति पास कर ही सकता है, नहीं भी कर सकता है, और आलसी व्यक्ति परीक्षा पास नहीं कर सकता ऐसा नहीं है, पास कर भी सकता है। तो इस प्रकार से हमारा जो दोनों ही निष्कर्ष हमारे कथन से नहीं निकाले जा सकते, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, न तो 1 सही है और न ही 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा द्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बरमूडा द्वीप। बरमूडा द्वीप अटलांटिक महासागर में स्थित एक प्रवाल भित्ति निर्मित द्वीप है। यह दुनिया के सबसे उत्तरी प्रवाल द्वीपों में से एक है। और यदि भारतीय संदर्भ में पूछे तो प्रवाल भित्ति से बना लक्षद्वीप पूरी तरीके से ये एक द्वीप है, प्रवाल भित्ति से बना। और सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए इस तरीके का जब भी फिगर आता है आपको ध्यान रखना है कि इसमें हर एक साइड पे कितने त्रिभुज है। अगर वो कांस्टेंट है तो फिर हम एक फार्मूला लगाएंगे, 1 2 3 4 है इधर, 1 2 3 और इधर से 4, 1 2 3 4, यानी 4 त्रिभुज हर एक भुजा पे है। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है n+2 इंटू 2n + 1 बटे में 8। यहाँ पे n इक्वल टू क्या है? 4 है, तो रखेंगे 4 गुने 6 गुने 9 बटे में 8, तो 6 चौके 24, 8 त्रिके 24, ये 3 हो जाएगा, तो 3 गुने 9 बराबर हो जाएगा 27। तो ऑप्शन हो गया हमारा डी आंसर। 4 वर्ष पूर्व पिता एवं उसके पुत्र की आयु का अनुपात दिया है 5:3, और 4 वर्ष बाद उसके आयु का अनुपात दिया है 3:2। तो वर्तमान में पिता की उम्र क्या है? तो देखिए 4 वर्ष पूर्व अनुपात है 5:3, ठीक है। अब इसमें मान लेते हैं कि पिता की जो आयु है 4 वर्ष पूर्व 5x है और पुत्र की जो आयु है 3x है। तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? वर्तमान आयु हो जाएगी 5x + 4 पिता की, मतलब हम क्या करेंगे 4 जोड़ देंगे ना, 4 वर्ष पूर्व 5x है तो वर्तमान क्या होगी 5x + 4 हो जाएगी, और उसी तरीके से बेटे की वर्तमान आयु क्या होगी 3x + 4 हो जाएगी। अब दूसरा देखिए कि 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद अनुपात हमें दिया है 3:2, इसका मान लेते हैं y, तो फादर का दिया है 3y और बेटे का दिया है 2y। तो 4 वर्ष बाद इतना है, तो वर्तमान कितना होगा इसका?
इसका वर्तमान होगा 3y माइनस 4, 4 घटा देंगे। उसी तरीके से सन का हो जाएगा 2y माइनस 4। अब देखिए फादर का वर्तमान आयु ये है और यहाँ पे ये है, तो क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो 5x प्लस 4 बराबर 3y माइनस 4 हो जाएगा। और दूसरा है बेटे का वर्तमान आयु है 3x प्लस 4 और यहाँ पे दिया है 2y माइनस 4, तो ये भी बराबर होगा। तो 3x माइनस 2y बराबर हो गया माइनस 8 और यहाँ से 5x माइनस 3y बराबर हो जाएगा माइनस 8। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लेके आते हैं। देखिए यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 3y है, तो इसमें हम करते हैं 2 से गुणा, इसमें कर देते हैं 3 से गुणा। तो ये हो जाएगा 10x माइनस 6y माइनस 16 और ये होगा 9x माइनस 6y माइनस 24, माइनस प्लस प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो ये x बराबर क्या मिलेगा, 24 में से 16 गया तो 8। तो फादर का उम्र क्या हो गया, 8 5 5 गुने 8 प्लस 4 यानी कि 44। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। तो बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ 15 अगस्त 2011 को। राइट टू सर्विस एक्ट, RTPS बोलते हैं इसको, राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट 15 अगस्त 2011 को आधिकारिक रूप से लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का संकेतक किसे माना जाता है। तो वायु प्रदूषण का संकेतक माना जाता है लाइकेन को। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। लाइकेन जो है वायु प्रदूषण विशेष करके सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। जहां वायु प्रदूषण अधिक होता है वहां लाइकेन नहीं उगते, इसलिए उन्हें प्राकृतिक वायु प्रदूषण संकेतक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। तो मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मोटर कार की हेडलाइट्स में पैरेलल बीम ऑफ लाइट यानी समानांतर प्रकाश पुंज प्राप्त करने के लिए बल्ब को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण के बाकी के उपयोग क्या हैं। तो दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में, आँख कान नाक के डॉक्टरों द्वारा और सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास सम्मान 2017 से किसे सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ममता कालिया को सम्मानित किया गया उनके उपन्यास दुखम सुखम के लिए। दुखम सुखम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पार्क को 5 4 6 1 लिखा जाता है और शर्ट को इस तरीके से, तो स्पार्क को इस तरीके से लिखा गया है और शार्क को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, हमें बताना है। तो ये डायरेक्ट कोडिंग का प्रश्न है जहाँ प्रत्येक अक्षर का कोड सीधे उसके सामने दिया गया है। हमें शार्क का लिखना है, तो शार्क में क्या है, एस है। एस का देखिए 3 लिखा हुआ है यहाँ पे भी एस का 3 लिखा हुआ है, तो ये हो गया 3। एच का यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो एच का हो गया 2। उसके बाद आर्क है यहाँ पे भी आर्क है, इसका लगा है 461, तो ये हो गया 461 यानी कि 32461। तो हमारा आंसर हो जाएगा 32461, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी निश्चित कोड में ओरल को 3196 के रूप में लिखा जाता है तो नोवर को उसी कोड में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले क्या करते हैं, हम ओरल का लिखते हैं। ओ का होता है 15, आर का 18, ए का 1, एल का 12। इसको जोड़ेंगे 5 1 6, इसको जोड़ेंगे 8 1 9, इसको जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा और ये 2 1 3 हो जाएगा। और ये हमारा क्या लिखा है 3196, यानी कि इसको ऐसे पलट दिया गया है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लिखेंगे नोवर को, तो एन होगा 14, ओ 15, भी 22, ई 5, आर 18। तो 14 को लिखेंगे 4 1 5, 5 1 6, 2 2 4, 5 8 1 9। अब इसको हम उलट देंगे, 9 इधर आ जाएगा, 5 इधर चला जाएगा, ये 5 इधर आएगा, ये 6 इधर जाएगा और 4 बीच में रह जाएगा। तो 95465, 95465 ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक महिला ने एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहा कि उसकी पत्नी मेरे पिता की एकमात्र पुत्री है, तो वह व्यक्ति उस औरत से कैसे संबंधित है। देखिए इसे थोड़ा सा सोच के ही कर सकते हैं बिना ट्री डायग्राम बनाए हुए। महिला के कथन को पीछे से आप तोड़िए। इसमें कह रही है कि मेरे पिता की एकमात्र पुत्री, तो मेरे पिता की एकमात्र पुत्री कौन होगी, वह महिला स्वयं होगी। ठीक है, अब वाक्य बनता है कि उस व्यक्ति की पत्नी, तो उस व्यक्ति की पत्नी का मतलब वह महिला स्वयं है। इसका अर्थ हुआ कि वह व्यक्ति उस महिला का पति होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी। यदि आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं डायग्राम बना के तो कीजिए। देखिए, महिला ने एक व्यक्ति का परिचय कराते हुआ कि उसकी पत्नी यानी व्यक्ति यहाँ पे है, व्यक्ति यहाँ पे है, इसकी एक पत्नी है, ठीक है, मान को हमें नहीं पता है कौन है, इसकी पत्नी मेरे पिता की एकमात्र पुत्री है। महिला के पिता यहाँ पे आएंगे और इसकी एकमात्र पुत्री ये है, तो ये महिला ही स्वयं हो जाएगी और ये महिला व्यक्ति क्या होगा, इसका पति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस नृत्य की समानता गुजरात के गरबा से है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, झुमरी। बिहार का झुमरी नृत्य मुख्य रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा किया जाता है और इसकी विधा, वेशभूषा तथा प्रस्तुति गुजरात के प्रसिद्ध गरबा नृत्य से काफ़ी मिलती जुलती है। जाट जाटिन जो है ये बिहार का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से मिथिला और कोसी क्षेत्र में पति पत्नी के खट्टे मीठे संबंधों और प्रवासी जीवन पर आधारित है। उसी तरीके से झिझिया जो है यह नृत्य नवरात्रि के समय राजा चित्रसेन की कथा और तांत्रिक प्रभावों से बच्चों को बचाने के लिए घड़े में छेद कर और दिया जलाकर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कौन सी पार्टी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, समाजवादी पार्टी। तो 2018 के परीक्षा के समय और वर्तमान में भी समाजवादी पार्टी यानी सपा एक राज्य स्तरीय क्षेत्रीय पार्टी है, इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त नहीं है। देखिए, जो 2026 में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं वो ये हैं कि भारत निर्वाचन आयोग के नवीनतम निर्णयों के अनुसार वर्तमान में भारत में केवल 6 राष्ट्रीय पार्टियां बची हैं। कौन कौन से हैं? तो एक है भारतीय जनता पार्टी, एक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC और एक है आम आदमी पार्टी, फिर BSP है बहुजन समाजवादी पार्टी और एक बनी है CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी और नेशनल पीपल्स पार्टी। तो टोटल ये 6 जो हैं ये राष्ट्रीय पार्टी हैं। दर्जा समाप्त किसका किसका हुआ है? तो TMC का हुआ है, तृणमूल कांग्रेस, फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP और एक है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI। इन सब का राष्ट्रीय दर्जा का निर्वाचन जो है मतलब दर्जा है वो निर्वाचन आयोग द्वारा समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा का मुख्य अवयव क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जल। तो रक्त प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल भाग होता है जिसमें लगभग 90 से 92% तक केवल जल होता है। शेष 8 से 10% भाग में प्रोटीन, लवण और ग्लूकोज आदि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मौलाना मजहरुल हक। तो बिहार में 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर पटना में एक सभा में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी जिसके अध्यक्ष मौलाना मजहरुल हक बनाए गए थे। इस लीग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो सरफराज हुसैन खान और राय बहादुर पूर्णेंदु नारायण सिन्हा थे, जबकि चंद्रवंशी सहाय और बैद्यनाथ नारायण सिंह को सचिव बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय एवं बचत का अनुपात एक माह में 7:5 है। यदि वह वार्षिक 72,000 रुपये खर्च करता है तो उसकी मासिक आय क्या है? खर्च कितना कर रहा है? 72,000। देखिए 7:5 दिया है क्या? इनकम और सेविंग्स। तो खर्च कितना कर रहा है? एक्सपेंडिचर। तो 7 में से 5 घटा देंगे तो मिल जाएगा हमें 2, ठीक है। इनकम बराबर क्या होता है? बचत प्लस खर्च। तो बचत दिया है 5, इनकम है 7, तो हम खर्च निकाल लेंगे। खर्च क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखिए ये एक माह का है यानी एक माह का खर्च कितना है? 2 यूनिट है और ये वार्षिक खर्च दिया है 72,000। तो 12 महीने का खर्च है 72,000। तो एक महीने का खर्च कितना होगा? 72,000 बटे में 12 यानी कि 6,000 रुपये, ठीक है। और अनुपात में दिया है कि खर्च 2 यूनिट हो रहा है यानी कि 2 यूनिट किसके बराबर होगा? 6,000 के बराबर होगा। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 3,000 के बराबर होगा। मासिक आय निकालना है, आय कितना है? 7 है, तो 7 से इसमें गुणा कर देंगे तो 7 के 21 यानी 21,000 रुपये वो कमा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। तो तैरना का काम जो है वो तालाब से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार ट्रैकिंग यानी कि पैदल लंबी और कठिन यात्रा जो है ये पर्वतों और पहाड़ों से संबंधित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 1 से 9 तक के सभी अंकों के वर्गों का योग क्या है? तो 1 से 9 तक के सभी अंकों के वर्गों का योग का जो फॉर्मूला होता है वो ध्यान रखना है कि प्रथम n
प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग ये होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तो चूँकि n इज इक्वल टू 9 यहाँ पे दिया है 1 से लेकर के 9 तक के, तो हम क्या करेंगे 9 इंटू 9 प्लस 1 10, 9 दूनी 18 1 19 बटे में 6, 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 5 10। तो ये कितना हो गया 19 57 गुने 5, 7 5 35 के 5 हासिल 3 5 25 3 28 यानी कि 285। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। यदि घनों का योग बोलता तो फॉर्मूला लगाते n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 206 हड्डियां पाई जाती हैं। हालांकि जन्म के समय शिशुओं में लगभग 300 हड्डियां होती हैं और बाद में आपस में जुड़कर 206 ही रह जाती हैं। सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो देखिए इसमें जो लॉजिक दिया है वो ये है कि 7 गुने 4 माइनस 2 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 26, 7 चौक 28 में 2 गया 26। उसी तरीके से 13 गुने 4 में से 2 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 50। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि विक्रय मूल्य का 80% है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि देखिए यहाँ पर प्रतिशत में दिया है तो इसको भिन्न में बदल लेते हैं। 80/100 यानी कि 20 चौके 80, 20 5 100 यानी कि यदि विक्रय मूल्य 5 है तो क्रय मूल्य क्या है हमारे पास 4। तो प्रतिशत लाभ क्या होगा 1/4 गुने 100 यानी कि 25% हमारा लाभ हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1200 व्यक्तियों के समूह जिसमें कैप्टन एवं सैनिक शामिल हैं एक रेल में यात्रा कर रहे हैं। प्रत्येक 15 सैनिक पर एक कैप्टन है, तो समूह में कैप्टन की संख्या कितनी है? तो देखिए प्रत्येक समूह की संरचना कैसी होगी, प्रत्येक समूह में कौन कौन से लोग होंगे? तो 15 सैनिक होंगे और प्लस एक कैप्टन होगा एक समूह में, ठीक है। तो टोटल कितने लोग हो गए 16 व्यक्ति हो गए। हमारे पास व्यक्तियों की संख्या कितनी है 12,000। तो 12,000 में हम क्या करेंगे 16 से भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 8 28 से, तो ये ज़्यादा हो जा रहा है। तो 16 5 80, 16 6 96, 16 7 112 बचेगा 8, 16 5 80 यानी कि 75 ग्रुप बन रहे हैं। टोटल कितने समूह बन रहे हैं 75 समूह बन रहे हैं। यानी कि एक समूह में एक कैप्टन है तो 75 समूह में कितने कैप्टन होंगे 75। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक महात्मा गांधी के लेखों और भाषणों का एक संग्रह है जिसमें उन्होंने आज़ाद भारत के प्रति अपने विचारों और दृष्टिकोणों को रेखांकित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या बेमेल है? तो जो संख्या बेमेल है हमें उसके बारे में बताना है। तो देखिए ये जो 4 है ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 जो है 5 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। तो ये तीनों तो क्यूब है बट ये स्क्वायर है। इवन इसका 2 का पावर 4 करेंगे तब भी 16 आएगा, लेकिन 2 का पावर क्यूब करेंगे तो 8 और 4 का पावर क्यूब करेंगे तो 64 आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा बेमेल कौन है ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि 69 - 3 43, 72 - 4 34 और 65 - 5 बराबर क्या होगा हमें ये बताना है। तो देखिए इसमें किया क्या है कि 6 + 9 15, 15 में कर दिया है 3 से गुणा 45 और 45 में 2 घटा दिया है तो हमें मिला है 43। उसी तरीके से इसको देखिए 7 + 2, 2 में गुणा किया है 4 से तो 9 चौके 36, 36 में 2 घटा दिया तो हमें मिला 34। उसी तरीके से इसका देखेंगे तो 6 + 5 गुने 5 ये कितना हो जाएगा 55, 55 में से 2 घटा देंगे तो हमें मिलेगा 53। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि दीवार को खिड़की कहा जाता है, खिड़की को दरवाज़ा, दरवाज़ा को फर्श, फर्श को छत, तो छत को रोशनदान कहा जाता है, तो व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा? इस तरीके का जब भी प्रश्न आए ना तो सीधे अंतिम वाक्य को देखिए कि क्या पूछा गया है। यहाँ पे पूछ रहा है कि व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा, तो व्यक्ति फर्श पे खड़ा होगा। फर्श को क्या कहा गया है वो ढूंढिए। तो फर्श को
छत कहा गया है, यानी व्यक्ति छत पर खड़ा होगा, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है प्रयोग, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट किसको बोलते हैं, तो इसे धोने का सोडा को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसका होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl और सोडियम का Na। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। तो हुआ क्या है कि 1 गुणे 2 हुआ है, फिर 2 गुणे 4 हुआ है, तो 4 गुणे 2 यानी कि 8 होना चाहिए। 8 का क्यूब क्या होता है, 512 होता है, तो ऑप्शन हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने वर्षों में 1010% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 हो जाएगा। तो इस तरीके का जब भी प्रश्न पूछे ना, तो आप सीधा एक तरीका जो है 10 का क्यूब और 11 का क्यूब करने का, उसको निकाल लीजिए। देखिए 10 जो है 10%, एक साल बाद कितना हो जाएगा, 11, मतलब 10 रुपये लगा रहे हैं हम, तो 11 हो जाएगा। इसका क्यूब कर देंगे तो ये कितना होगा, 1000, और ये हो जाएगा 1331। और ये पूछ कितना रहा है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। तो कितने साल में हो रहा है, ये क्यूब करने पे हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप फॉर्मूला लगाइए, ए बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर N। ए कितना दिया है, 1331 दिया है, P कितना दिया है, 1000 दिया है, 1 प्लस R 10 दिया है, पावर N कर लीजिए। तो ये क्या हो गया, 1331 बटे में 1000, 1 प्लस ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, तो 11 बटे में 10 का पावर N हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 11 बटे में 10 का पावर क्यूब, 11 बटे 10 का पावर N। आधार समान है तो घातांक भी समान होगा, तो N बराबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है। तो ये तो याद रखना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक है नहीं। 3,84,365 किलोमीटर है चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी। औसत दूरी का मतलब क्या होता है कि जो चंद्रमा की कक्षा है वो पूरी तरीके से गोल नहीं है, तो जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे पास होता है तो उसे उपभू यानी कि पेरिजी कहते हैं। उस समय की जो दूरी है 3,56,400 किलोमीटर है, और जब सबसे दूर होता है तो उसे अपभू यानी कि एपोजी कहते हैं, और वो जो दूरी है 4,06,700 है। और इन दोनों को जोड़ के इसका औसत ले लीजिए, तो हमारा आंसर जो है इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी, तो वो थी लक्ष्मी सहगल, ऑप्शन हो जाएगा बी। तो डॉक्टर लक्ष्मी सहगल, जिन्हें कैप्टन लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट की कमांडर थी। ये जो दिया है कादम्बिनी गांगुली, यह भारत और दक्षिण एशिया की पहली महिला ग्रेजुएट और डॉक्टरों में से एक थी, जिन्होंने 1889 की कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द ज्ञात करना है हमें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो भौतिक अवस्था और वर्गीकरण के आधार पर कार्बन अन्य तीनों से भिन्न है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये क्या है, तीनों गैस है। और कार्बन क्या है, एक ठोस धातु है, ठोस अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इस योजना में मुख्य ध्यान कृषि क्षेत्र के विकास पर दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी, तो PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, जिसमें भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो यह अवस्थित है नई दिल्ली में, ऑप्शन सी। यह भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। पुणे में क्या है, तो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। हैदराबाद में क्या है, तो कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र और राष्ट्रीय पोषण संस्थान है। और मुंबई में क्या है, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश ने फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप 2017 जीता था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड।
फीफा अंडर-17 विश्व कप 2017 का खिताब इंग्लैंड ने फाइनल में स्पेन को 5-2 से हरा करके जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है? तो यह है 0.03%। ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन कितना है? N2, ये है 78.08%। ऑक्सीजन है 20.95%, लगभग 21 बोल सकते हैं। और इसके बाद आता है आर्गन 0.93%। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति घी के निर्माण में क्या प्रयोग किया जाता है? तो वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया में हाइड्रोजन प्रवाहित की जाती है। इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनें। तो यहाँ पे 17 जो दिया है, इसका जब आप क्यूब करेंगे तो ये होगा 4913। उसी तरह 21 का जब आप क्यूब करेंगे तो ये होगा 9261। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसे आप यूनिट डिजिट के थ्रू लॉजिक लेकर आप सॉल्व कर सकते थे कि 17 का ये क्यूब ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम और श्याम भाई हैं, रेखा सरिता की पुत्री है, सरिता श्याम की पत्नी है, रेखा का राम से क्या संबंध है? तो रेखा सरिता की पुत्री है, सरिता श्याम की पत्नी है। सरिता यहाँ पे बनाइए, सरिता जो है पत्नी है किसकी? श्याम की। और बोल रहा है कि रेखा जो है सरिता की पुत्री है, तो रेखा यहाँ पे है, ये सरिता की पुत्री है। सरिता की पुत्री है का मतलब श्याम की भी पुत्री है। रेखा का राम से क्या संबंध है? और बोल रहा है राम और श्याम भाई हैं, तो राम यहाँ पे होगा, राम और श्याम क्या हैं? भाई हैं। तो रेखा का राम से क्या संबंध होगा? तो रेखा जो हो राम की क्या लगेगी? भतीजी लगेगी, भाई की लड़की। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मानव शरीर में गुणसूत्रों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो ये तो सबको पता होगा, ऑप्शन डी 23 जोड़े पाए जाते हैं। इन 23 जोड़ों में से 22 जोड़े जो होते हैं यानी वो महिला और पुरुष दोनों में समान होते हैं, जिन्हें ऑटोसोम्स बोलते हैं, ऑटोसोम्स। और बाकी का 23वां जोड़ा जो है, तो 23वां जोड़ा जो है वो है सेक्स क्रोमोसोम्स यानी कि लिंग गुणसूत्र इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें XY और XX होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए वैकल्पिक चित्रों में से कौन सा चित्र प्रतिरूप प्रवृत्ति को पूरा करता है? यानी कि हमें इसको मिलाना है। तो देखिए ये ऐसे जाएगा, ये फिर ऐसे, और फिर क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे। फिर एक ये वाला लाइन जो छूटा हुआ है, यहाँ से इसको ऐसे मिलाएंगे तो हमारा जो बनेगा वो ऐसा बनेगा करीब। ठीक है, ये किसके बराबर है? ये डी के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी निश्चित कोड में मास्टर को इस तरीके से लिखा जाता है तो साक्टे को उसी कोड में कैसे लिखा जाएगा? तो मास्टर का देखिए 13 A1 S19 T20 E5 R18 होगा, ये D4 16 W 23 22 U21 और 8 यहाँ पे दिया हुआ है। ये अल्फ़ाबेट में है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको यदि आप जोड़ेंगे तो ये होगा 17 16 1 17। उसी तरीके से 19 23 42 20 22 42। फिर उसी तरीके से 5 21 26 18 8 26। तो हर एक दो का पेयर आपस में जुटा हुआ है। तो हम साक्टे का देखते हैं, S19 होगा, सॉरी S19, और ये हो जाएगा H8 A1 K11 T20 E5। तो ऑप्शन में देखिए या तो भी है, बाकी सब के हैं। भी रखेंगे तो होगा 22, तो 19 22 कितना हो जाएगा? 19 2 21 41 हो जाएगा। और 8 में हम क्या जोड़ेंगे? 23 जोड़ेंगे, 23 नहीं 33 जोड़ेंगे तब 41 होगा, और 33 यहाँ पे है नहीं, तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, के से शुरू करते हैं। के का क्या होता है? के होता है 11, तो 19 1 20 10 30, यानी कि यहाँ पे हमें क्या रखना होगा? 22 रखना होगा। तो देखिए के 22 यहाँ पे है, यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे ये नहीं, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखिए बाकी का मिला सकते हैं आप, यहाँ पे होगा 14, यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे हम इस ऑप्शन के हिसाब से 8 है, तो यहाँ पे हो गया 23। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ पे स्थित है? तो इंद्रावती बाघ रिजर्व जो है वो है छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और बाघ रिजर्व भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले में स्थित है। इसका नाम पास से बहने वाली इंद्रावती नदी के नाम पर रखा गया है।
छत्तीसगढ़ के बाकी नेशनल पार्क को आपको याद रखना है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी छत्तीसगढ़ में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, किरण देसाई। तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस ये प्रसिद्ध भारतीय लेखिका किरण देसाई द्वारा लिखा गया उपन्यास है, जो कि 2006 में प्रकाशित हुआ था। और किरण देसाई को उनके इसी उपन्यास के लिए 2006 का प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार मिला था। वह यह पुरस्कार जीतने वाली सबसे युवा महिलाओं में से एक थी। उसके बाद आप यहाँ पे झुम्पा लाहिड़ी का जो लिखा है, तो इनका किताब का नाम है जो फेमस है वो है द नेम सेक, और दूसरा किताब का नाम है इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। ठीक है। उसी तरीके से अमिताभ घोष का है सी ऑफ पॉपिस और द शैडो लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना हुई थी, तो इसका स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन बी 2010 ईस्वी में। एग्जैक्ट डेट अगर पूछे तो 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था ये। इसका मुख्यालय क्या है? तो एनजीटी का जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है, जबकि इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्डर मिश्रण है, तो सोल्डर जो है ये किसका? सोल्डर एक मिश्र धातु है, तो ये किन किन धातुओं का मिश्रण है? तो टीन का है और सीसा का है, Sn और Pb। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। इसमें जो इस सोल्डर में लगभग 60 से 63% होता है टीन जो है वो होता है 60 से 63% के पास, और जो लेड है Pb है ये होता है लगभग 37 से 40% के आसपास होता है। उसके बाद यहाँ पे तांबा एवं जस्ता दिया गया है, तो ये है पीतल। ठीक है। इससे रिलेटेड याद रख सकते हैं पिताजी। ठीक है। पिताजी मतलब जी से जिंक, ता से तांबा, तो बना है पीतल, तो पिताजी। उसके बाद आप तांबा और टीन को मिला करके कांसा बनता है, ब्रॉन्ज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए सही विकल्पों का चयन कर श्रृंखला को पूरा करें। तो दिया है 6, 24, 60, 120 और उसके बाद हमें नेक्स्ट संख्या बतानी है। तो इसमें जो किया है वो ये है कि 2 का क्यूब माइनस 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 6। फिर 3 का क्यूब माइनस 3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 27 माइनस 3 24। फिर 4 का क्यूब में से 4 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 60। 5 के क्यूब में से 5 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 120। 6 के क्यूब में से 6 यानी 216 में से 6 घटाएंगे तो मिलेगा हमें 210। तो आंसर हो गया ऑप्शन हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आप सड़क पर एक अंधी महिला को सड़क पार कराने का प्रयास करते हुए देखते हैं तो आप क्या करते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जाकर उसकी मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया है सिचुएशनल जजमेंट या मानसिक अभिरुचि, मेंटल एप्टीट्यूड का ही है, तो ये रीजनिंग से संबंधित ही चीज़ें हैं, हालांकि ये सब एग्जाम में बहुत कम पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध एवं पानी का अनुपात दिया है 88 लीटर मिश्रण में क्रमशः 7:4 है, तो पानी की और कितनी मात्रा मिलाई जाए कि यह अनुपात 2:3 हो जाए? देखिए मिल्क एंड वाटर अनुपात दिया है 7:4 है, तो 7/4 कितना हो गया? 11 बराबर किसके दिया है? 88 के, तो 1 यूनिट बराबर होगा 8 के। अब कह रहा है कि पानी की और कितनी मात्रा मिलाई जाए, यानी दूध के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, और ये अनुपात कितना हो गया है? 2:3 हो गया है। 2:3 हो गया है, इसका मतलब क्या है? पानी हमने मिलाया है, दूध मिलाया नहीं है। यहाँ पे दूध 7 है तो यहाँ पे भी 7 होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे और इसमें हम 7 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 14:8, और ये कितना हो जाएगा? 14:21। अब दूध बराबर हो गया, पानी कितना मिलाया हमने? 23 यूनिट। ठीक है, 23 यूनिट हमने पानी इसमें मिला दिया है, 13 यूनिट हमने इसमें पानी मिलाया है।
टोटल ये कितना है 14 8 22, 22 किसके बराबर दिया है 88 लीटर के, तो एक किसके बराबर होगा 4 के, तो इसमें हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 चौके 52 लीटर, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, यह कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। देखिए साधारण ब्याज में ब्याज हर साल समान रहता है, इसके लिए आप एक साधारण ब्याज के लिए फॉर्मूला याद रख सकते हैं T1/T2 = N1 - 1 बटे में N2 - 1। N1 N2 क्या है, तो कितना गुणा हुआ है, तो देखिए T1 क्या है, समय है, तो 4 वर्ष, T2 हमें निकालना है, N1 2 गुना हुआ है -1, N2 कितना करना है 4 गुना करना है -1, तो 4 बटे में T2 = 1 बटे में 3, तो T2 = क्या हो गया 12 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो फॉर्मूला हो गया, अगर यदि आप याद रख सकते हैं तो याद रखें। दूसरा है साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में दोगुना हुआ है, इसका मतलब यह है कि ब्याज हमारा क्या है मूलधन के बराबर हो गया है। देखिए मानते हैं मूलधन हमारा 100 रुपये था, ठीक है, और मिश्रधन हमारा कितना हो गया 200 हो गया, तो ब्याज कितना हुआ, मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो हमें मिलता है ब्याज। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। ये आई कितना दिया है, आई मिला है हमें 100, इस 100 से ये 100 कैंसिल, इस 4 से ये 25 हो जाएगा, तो आर बराबर हमें क्या मिल गया 25% मिल गया। अब करना क्या है कि यह कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, तो मान लेते हैं टी वर्षों में ये 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना होने का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल हमारा 100 ही था, अब अमाउंट जो है हमारा 400 हो गया है, मिश्रधन 400 हो गया है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी क्या हो जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो है 300 हो जाएगा। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटे में 100, 100 से 100 कैंसिल, और ये टी कितना हो जाएगा 300 बटा में 25, 50 25, 5 6 के 30, तो 12 25 60, टी = 12 वर्ष, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने वर्ष 2017 का द मैन बुकर पुरस्कार जीता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जॉर्ज सैंडर्स को मिला है उनके पुस्तक लिंकन इन द बारडो। पुस्तक का नाम है लिंकन इन द बारडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मटर का मार्स रोग किसके कमी से होता है, तो मटर का मार्स रोग जो है वो मैग्नीज के कमी से होता है। धान का जो खैरा रोग है वो जस्ता की कमी से होता है, तो धान का खैरा रोग, ठीक है। और नींबू का जो डाइबैक रोग है वो तांबा की वजह से होता है, तो नींबू का डाइबैक रोग, ठीक है। और आंवले का जो निक्रोसिस रोग होता है वो बोरॉन की कमी से होता है, तो ये हो जाएगा आंवले का निक्रोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकीकृत ऊर्जा विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सभी ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा सुनिश्चित कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारपीन का तेल निकाला जाता है, तो तारपीन का तेल निकाला जाता है ऑप्शन बी, चीड़, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं पाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात करना है हमें। तो किया क्या है इसने कि इसका गुणा करके 9 के बराबर कर दिया है, 3 3 के 9, तो 27 गुणे 3 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द ज्ञात कीजिए, प्रकाशन, इतिहासकार, कवि और लेखक। तो यहाँ पे जो वर्गीकरण के आधार पर प्रकाशन एक प्रक्रिया या संस्था है, जिस पब्लिकेशन इसको बोलते हैं, बाकी इतिहासकार, कवि और जो लेखक हैं यह व्यक्ति यानी कि संज्ञा को प्रदर्शित करते हैं जो लेखन कार्य से जुड़े हैं। ये तीनों व्यक्ति से संबंधित है और ये क्रिया से संबंधित है। वर्गीकरण के आधार पर प्रक्रिया है एक प्रकार की। नीचे दिए गए सही विकल्पों का चयन कर श्रृंखला को पूरा कीजिए। हमें दिया है ये 9, 72, 243 और हमें ये बताना है। तो देखिए इसमें जो लॉजिक है वो ये है कि 9 को लिखा है 1 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर, 72 को लिखा है 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर, 243 को लिखा है 3 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर।
तो 3 का स्क्वायर सब में कॉमन है, तो अगली जो संख्या आएगी यहाँ पे 3 का स्क्वायर होना चाहिए। अब देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 का क्यूब आएगा। तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 गुने 9, 9 चौके 36 के 6 हासिल 3, 6 9 54, 54 3 57, 576। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 576 बराबर लिख सकते हैं 4 का क्यूब 3 का स्क्वायर। नीचे दिए गए सही विकल्पों का चयन कर श्रृंखला को पूरा करें। तो यहाँ पे देखिए ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो यहाँ पे होगा 6 का क्यूब जो कि होता है 216 के बराबर। तो ऑप्शन हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 पैसे एवं 25 पैसे के कुल 324 सिक्के हैं, 71 रुपये के बराबर हैं। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। मान लेते हैं कि 25 पैसों की संख्या पैसे की कुल संख्या x है और 20 पैसे के सिक्कों की संख्या y है। तो x प्लस y बराबर हमें दिया है 324। अब और इसका दाम क्या है 71 रुपये के बराबर है। तो 25 पैसा, तो 25 गुणे x पैसा प्लस 20 गुणे y पैसा और 71 रुपये को हम क्या करेंगे पैसे में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा 7100। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ से y निकालते हैं, 324 माइनस x और इस y को यहाँ पे रख देते हैं। तो 25x प्लस 20, 324 माइनस x बराबर 7100। तो ये हो जाएगा 25x प्लस 8 4 6 माइनस 20x बराबर 7100। तो ये कितना हो जाएगा 5x बराबर 7100 में से 6480 घटाएंगे तो ये मिलेगा 620। तो x बराबर क्या होगा 620 बट्टे में 5 बराबर 124। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर घर बिजली योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया। कब शुरू किया गया, तो नवंबर 2016 में ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध एक उदाहरण है किस चीज़ का, तो ये इमल्सन यानी पायस का उदाहरण है। तो दूध एक पायस का उदाहरण है। पायस एक कोलाइडल विलयन होता है जिसमें दो अमिश्रणीय तरल पदार्थ जैसे कि वसा या तेल और पानी एक साथ मिले होते हैं। दूध में द्रव वसा के कण पानी में परिक्षेपित रहते हैं यानी डिस्पर्स्ड रहते हैं। कोलाइड के प्रकार और भी हैं जैसे कोहरा, बादल और धुआं, ये एरोसोल हैं, गैस में द्रव और गैस में ठोस का। पनीर, मक्खन, जेली, तो ये जेल है, तो ठोस में द्रव का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को 6 दिन में, बी और सी 10 और 12 दिन में करते हैं। ए, बी और सी, ए 6 दिन में कर रहा है, बी 10 दिन में, 12 दिन में, यानी डे इतना ले रहे हैं और एफिशिएंसी क्या होगा, तो 6 12 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा 60 के बराबर, यानी टोटल वर्क कितना है 60 यूनिट है। तो 60 में 6 से भाग देंगे 10, 10 6 के 60, 12 5 60, यानी एफिशिएंसी हमारा निकल गया। अब कह रहा है कि वो 2 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, यानी कि 10 + 6 + 5 यानी कि 16 5 21, यानी एक दिन में 21 यूनिट कर रहे हैं। तो 2 दिन में कितना करेंगे 42 यूनिट। टोटल करना कितना था 60, तो 60 में से 42 घटा दीजिए, बच गया काम कितना 18 यूनिट। अब कह रहा है कि उसके बाद ए और सी काम छोड़ देते हैं, शेष काम कौन करेगा, बी करेगा। एक दिन में ये 6 यूनिट काम करता है, करना कितना है इसको 18 यूनिट, तो 18 बट्टा में 6 यानी कि 3 दिन। तो शेष कार्य को बी 3 दिन में ख़त्म कर देगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 पुरुषों के औसत वजन में 1 किलोग्राम वृद्धि हो जाती है जब एक नए व्यक्ति को शामिल किया जाता है, जिसके बदले में 60 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति को बाहर किया जाता है। तो 9वें व्यक्ति का वजन क्या है। चूँकि 60 किलो के व्यक्ति के जाने पर नया व्यक्ति आने से औसत वजन बढ़ जाता है, इसका अर्थ है कि नए व्यक्ति का वजन 60 किलो से अधिक है। औसत में वृद्धि कितना हुई है 1 किलोग्राम, और कुल पुरुषों की संख्या कितनी है 6, तो कुल वजन में कुल वजन वृद्धि कितनी हुई होगी, ये होगी 6 गुने 1 बराबर 6 kg। ठीक है, तो नए व्यक्ति का वजन क्या होगा, ये जाने वाले व्यक्ति का वजन जो कि 60 के बराबर होगा, और जो अतिरिक्त वृद्धि हुई है वो होगा, तो 60 + 6 66 किलोग्राम। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये किया क्या है, इसका 27 का क्यूब रूट क्या होगा 3 होगा, 8 का क्यूब रूट 2 होगा, 125 का क्यूब रूट होगा 5।
तो 8 में से 3 घटाने पे क्या मिलेगा 5, और 5 का क्यूब करेंगे तो हमें मिलेगा 125। उसी तरीके से 6 में 2 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 4, और 4 का क्यूब करेंगे तो हमें मिलेगा 64। तो यहाँ मान लेते हैं x है, तो x में 5 घटाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, यहाँ पे हमें 4 मिल रहा था, तो यहाँ पे x माइनस 5 का होल स्क्वायर मिलेगा। x माइनस 5 का होल क्यूब किसके बराबर दिया है 216 के, तो x माइनस 5 का होल क्यूब बराबर 6 का क्यूब हो जाएगा। तो x माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा 6, तो x बराबर हमें मिल जाएगा 11, यानी x के जगह पे यहाँ पे क्या आएगा 11 आएगा। 11 में से आप 5 घटाएंगे तो 6, और 6 का क्यूब 216, तो ऑप्शन हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिवार में प्रत्येक पुत्री की भाइयों की संख्या बहनों की संख्या के बराबर है तथा प्रत्येक पुत्र की बहनों की संख्या भाइयों की संख्या की दुगनी है, तो परिवार में पुत्रों की संख्या क्या है। मान लेते हैं कि पुत्रों की संख्या b है और पुत्रियों की संख्या s है। तो प्रत्येक पुत्री के लिए उसके भाइयों की संख्या उसकी बहनों की संख्या के बराबर होगी। यहाँ पे लिखा है प्रत्येक पुत्र की भाइयों की संख्या बहनों की संख्या के बराबर है। तो प्रत्येक पुत्र की भाइयों की संख्या मैंने मान लिया है b, और यहाँ पे प्रत्येक पुत्रियों की बहनों की संख्या, प्रत्येक पुत्र की बहनों की संख्या को मान लिया हमने s। ठीक है, ध्यान रखना है मैंने क्या माना है, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने मान लिया है। अब शर्त 1 में कह रहा है कि प्रत्येक पुत्री के लिए उसके भाइयों की संख्या उसकी बहनों की संख्या बराबर है। तो एक पुत्री की बहनें कितनी होंगी, तो वो होंगी एक पुत्री की बहनें कितनी होनी चाहिए s माइनस 1 होगा। तो समीकरण क्या बनेगा b बराबर s माइनस 1, यानी s बराबर b प्लस 1। दूसरा है प्रत्येक पुत्र के लिए उसकी बहनों की संख्या उसके भाइयों की संख्या की दुगनी है। तो एक पुत्र के भाई कितने होंगे, तो ये होंगे b माइनस 1। एक पुत्र के भाई कितने होंगे, ये होंगे b माइनस 1। तो हमारा s बराबर क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ b माइनस 1, तो ये हो गया s बराबर 2b माइनस 2। यहाँ पे s का मान रख देते हैं, b प्लस 1 बराबर 2b माइनस 2, तो b बराबर हमें मिल जाएगा 3। और हमें निकालना था क्या, हमें निकालना था यही कि परिवार में पुत्रों की संख्या क्या हो गई है 3 है, और लड़कियों की संख्या यदि पूछे तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1683 की राशि को ए बी और सी के मध्य विपरीत किया गया है। यदि ए का 1/2 भाग, बी का 1/3 भाग और सी का 1/4 भाग क्रमशः बराबर हों तो बी की कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो ए का 1/2 भाग, बी का 1/3 भाग और सी का 1/4 भाग, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं a/2, b/3 और c/4। मान लेते हैं ये k के बराबर है, तो a क्या मिला हमें 2k, b मिलेगा 3k और c मिलेगा 4k। तीनों का योगफल कितना है 4 3 7 2 9k, किसके बराबर है, तो 1683 के बराबर है। तो k बराबर क्या होगा 9 एकम 9, 9 आठे 72, 9 सत्ते 63, 187। तो हमें निकालना क्या है b की कुल राशि, b का कितना है 3k है, तो 3 गुने 187, 17 21 के 1 18 54 2 56, यानी 561 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि किस सेल का उपयोग मुख्यतः इलेक्ट्रिक अलार्म में होता है, तो इसका आंसर होगा लेक्लांसे सेल, ऑप्शन बी। तो लेक्लांसे सेल का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ लगातार विद्युत धारा की आवश्यकता नहीं होती बल्कि रुक रुक कर धारा की जरूरत होती है, जैसे इलेक्ट्रिक घंटी या टेलीफोन में। और शुष्क सेल यह लेक्लांसे सेल का ही एक संशोधित रूप है जिसका उपयोग हम टॉर्च, ट्रांजिस्टर और रिमोट कंट्रोल में करते हैं। इसमें अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 10 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया किंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा 30 यूनिट हमें काम पूरा करना है। तो एफिशिएंसी कितना होगा 10 3 30, 15 दूनी 30। अब देखिए कह रहा है कि उन्होंने एक साथ तो काम शुरू किया लेकिन समाप्त होने से 2 दिन पहले। तो मान लेते हैं
कार्य समाप्त हुआ है x दिन में, टोटल कार्य समाप्त हुआ है x दिन में। तो 2 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया है, तो a ने कितना कार्य किया है, तो a ने x माइनस 2 दिन कार्य किया है और गुणे 3 एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। b ने कितना काम किया है, तो b ने तो पूरा काम किया होगा, तो x इंटू 2, टोटल काम कितना करना था, 30 यूनिट। तो यहाँ से निकालेंगे 6x माइनस 6, सॉरी ये 3x होगा, 3x माइनस 6 प्लस 2x बराबर 30, ये हो गया 5x बराबर 36, तो x बराबर हो गया 36/5। हमें निकालना कितना था, कार्य कितने दिन में पूरा हुआ है, यानी कि 5 सत्ते 35 पूर्णांक 1/5, 7.1/5 दिन। तो ऑप्शन हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 3 नल है P, Q, R अलग अलग किसी हौज को 12, 15 और 18 घंटे में पूरा भर सकते हैं। P, Q, R 12, 15 और 18। एक अन्य नल S पूरे हौज को 20 घंटे में खाली कर सकता है, यानी कि ये खाली करने वाला नल है। तो चारों नल एक साथ खोल देने पर टंकी कितने समय में भर जाएगी, यानी टंकी शुरू में खाली है मान लीजिए, और ये डे हो गया टाइम और ये एफिशिएंसी। तो 12, 15 और 18 और 20 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, वो होगा 120, यानी 120 यूनिट हमें पानी भरना है। 12 धाम 120, 15 8 120 और ये सॉरी इसका एलसीएम होगा 180 होगा, 180 यूनिट। तो 180 में 12 से भाग देंगे, 12 कम 12, 12 25 60, 15 होगा, ये 12 होगा, 18 180 और 20 नवा 180। एफिशिएंसी निकल गया। ये ध्यान रखना है एस खाली करने वाला है। तो चारों नालों को एक साथ खोला गया है, तो यानी कि 15 यूनिट भरेगा बी, पी, क्यू 12, आर 10 और एस क्या करेगा, खाली करेगा 9 यूनिट। तो 15, 12, 27, 27 10 37, 37 में से 9 गया, तो कितना हो जाएगा ये 28, 28 9 37 होता है। तो 180 यूनिट डिवाइडेड बाई 28, तो इसको घटाते हैं, 4 सत्ते 28, 4 चौके 16, 4 पच्चे 20, 7 छक 42, 3 45, 6.3/7 घंटा। ऑप्शन यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये 6.3/7 घंटा होगा आंसर हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमला और सुषमा की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 4:5। 5 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात 8:9 होगा, तो कमला की वर्तमान आयु क्या है, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाइए। कमला और सुषमा, इसका अनुपात दिया है 4:5। 5 वर्ष बाद उनकी आयु हो जाती है 8:9, कितने वर्ष बाद होती है, प्लस 5 वर्ष बाद। इसको इसमें क्रॉस, इसको इसमें क्रॉस करना है, तो 9 चौके 36 माइनस 8 5 40 होगा, और ये 8 5 40 माइनस 9 5 45 होगा। तो ये कितना बचा, माइनस का इसमें ध्यान नहीं रखना है हमें। तो 4 और ये 5, तो 4 यूनिट 5 के बराबर है, तो 1 यूनिट 5/4 के बराबर होगा। तो कमला की वर्तमान आयु क्या है, 4 है, तो 5/4 गुने 4 यानी कि 5 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 संख्याओं का औसत दिया है 22, पहली 11 संख्याओं का और आखिरी 10 संख्याओं का औसत क्रमशः 23 और 21 है, तो 11वीं संख्या क्या होगी। तो देखिए 20 संख्याओं का क्या दिया, 20 संख्याओं का टोटल योग क्या होगा, तो 20 गुने 22, 22 दूनी 44, 440 हो गया। 11 संख्याओं का कुल योग क्या होगा, तो 11 गुने 23 यहाँ पे दिया है, तो 11 3 33, 11 दूनी 22, 22 3 25 हो जाएगा। फिर आखिरी 10 संख्याओं का योग क्या होगा, तो 10 गुने 21, यहाँ पे 21 दिया है, तो 210। इन दोनों को आपस में जोड़िए, तो ये कितना हो गया, 3 6 463। 463 में हम क्या करेंगे, 440 को घटा दीजिए, तो ये हो गया हमारा 23, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए क्या कीजिए इसमें कि आप a बराबर 5.71 मान लीजिए और b बराबर 2.79 मान लीजिए। तो जो आपका व्यंजन है वो इस प्रकार से हो जाएगा, a³ माइनस b³ बटे में a² प्लस ab प्लस b²। तो आपको पता है कि a³ माइनस b³ बराबर क्या होता है, a माइनस b इंटू a² प्लस b² प्लस ab। तो यहाँ से अगर आप a² प्लस b² प्लस ab रखेंगे, तो ये क्या हो, किसके बराबर हो जाएगा, ये a माइनस बी के बराबर हो जाएगा, यानी इसका मान होगा a माइनस बी। a का मान दिया है 5.71, 2 माइनस 79, 11 में से 9 गया 2, 6 में से 16, 16 में से 7 गया 9, 4 में से 2 गया 2, 2.92। तो ऑप्शन हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 68,000 रुपये को
ए बी और सी में इस तरीके का अनुपात में बांटा जाता है, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों का अंतर क्या होगा। देखिए ए बी सी 1/2, 1/4, 5/16। क्या करते हैं हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। सबसे बड़ा भाग कौन है, 8 है। सबसे छोटा भाग कौन है, 4 है। इनके बीच का अंतर कितना है, 4 दिया है। और इनका योगफल कितना होगा, 8 4 12 5 17। 17 किसके बराबर दिया है, 68,000 रुपये के बराबर दिया है। तो 1 यूनिट 4,000 रुपये के बराबर होगा। तो 4 यूनिट 4,000 गुने 4 यानी कि 16,000 रुपये के बराबर होगा। तो ऑप्शन हो गया हमारा 105 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयताकार क्षेत्र की परिमाप 160 मीटर है और उसकी दो आसन भुजाओं का अंतर दिया है 48। तो मान लेते हैं आयताकार क्षेत्र का लंबाई L है, चौड़ाई B है। तो परिमाप क्या होगा, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 160 होगा। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हो जाएगा 80। उसके बाद उसकी दो आसन भुजाओं का अंतर 48 मीटर है, यानी कि L माइनस B बराबर दिया है हमें 48। इसको जोड़िए तो B से B कैंसिल, 2L बराबर कितना होगा, 8 4 12 128। तो L बराबर हो गया 64 दूनी 128। L मिल गया 64। इसको B निकालिए तो 64 में से जब 48 घटाएंगे इसमें से, तो 14 में से 8 गया 6, 5 में से 4 गया 1, 16। तो 16 मीटर उसका चौड़ाई हो गया। हमें निकालना क्या है, उस वर्गाकार क्षेत्र की एक भुजा जिसका क्षेत्रफल इसका आयताकार क्षेत्रफल के बराबर हो। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि 64 गुने 16 है। और वर्गाकार क्षेत्रफल की भुजा क्या होती है, ए स्क्वायर। ए यदि भुजा है तो उसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर होगा। तो 64 गुने 16, तो ए बराबर क्या होगा, 8 गुने 4 यानी कि 32। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लड़कियों की एक कतार में कमला बाईं ओर से 15वें और राधा दाईं ओर से 7वें स्थान पर है। कमला बाईं ओर से 15वें और यहाँ पे राधा है दाईं ओर से 7वें स्थान पे है राधा। दोनों परस्पर स्थान बदल लेते हैं। तो राधा का दाईं ओर से, राधा यहाँ पे आ गई है, ये दाईं ओर से इसका अब हो गया है 15वां स्थान। ठीक है, तो बताएं उस कतार में कुल कितने लड़कियां हैं। तो देखिए 15 इधर से ये वाला किधर था 15, क्योंकि ये अब राधा यहाँ पे आ गई है। तो 15 15 30, 15 15 30 में से एक घटा देंगे। एक क्यों घटा रहे हैं कि ये वाला जो प्लेस है जहाँ कमला थी और ये वाला जो प्लेस है जहाँ राधा थी, ये 2 बार काउंट हुआ है। तो ये हो गया हमारा 29। तो टोटल कितनी लड़कियां हैं, 29 हैं। तो 107 का हो जाएगा आंसर हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न में एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है, इसके अंतिम पद का अंतिम अक्षर लुप्त है। इस लुप्त अक्षर को दिए गए विकल्पों में से ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको लिखते हैं R18 V22 F6। इसका जो लास्ट वाला छोटा है हमें ये निकालना है। तो हम ऐसा करते हैं, सिर्फ इसी का देखते हैं, F6 H8 J10 H8 J10 और इसका निकालना है। तो 6 2 8 8 2 10 10 2 12। तो 12 किसका होता है, L का होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिल का कद सनी से लंबा है और सनी का कद बेबी से छोटा है। तो अनिल का जो कद है वो सनी से लंबा है, तो A ग्रेटर दैन S हो जाएगा। फिर सनी का कद बेबी से छोटा है, तो S लेस दैन B हो जाएगा। अनिल का कद बॉस से लंबा है, बेबी का BA लिखते हैं, बॉस का BO लिखेंगे। तो अनिल का जो कद है वो बॉस से लंबा है और जिसका कद सनी से छोटा है, जिसका कद का मतलब क्या है, यहाँ पे बॉस का कद सनी से छोटा है, यानी बॉस जो है सनी से छोटा है और बेबी का कद अनिल से छोटा है। तो बेबी का कद जो है अनिल से छोटा है। यह बताइए कि किसका कद सबसे छोटा है। तो देखिए सबसे बड़ा तो अनिल है, अनिल बड़ा है S से, अनिल बड़ा है B से, S बड़ा है यहाँ पे B0 से, और B0 और BA के बारे में हमें नहीं पता है। हमें इतना पता है कि A जो है BA से बड़ा है और BA जो है S से बड़ा है। तो इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, A बड़ा है BA से, BA यानी बेबी से, बेबी बड़ा है S सनी से और सनी बड़ा है BO बॉस से। तो आंसर देखिए हमारा सबसे छोटा कौन होगा, बॉस होगा। तो आंसर 109 का क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा आंसर 100D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, A D का भाई है, D B का पिता है। तो A जो है ये D का भाई है, फिर D B का पिता है, तो D जो है B का पिता है। B और C बहनें हैं, तो B और C बहनें हैं।
यह बताइए कि सी का ए से क्या संबंध है। तो सी का ए से क्या संबंध है, तो सी इसके भाई की लड़की है, तो ये भतीजी लगेगी। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन 110 का बी। दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें जो लॉजिक है वो ये है कि इसको 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 और इसको, इन सभी को आपस में जोड़ देना है। 6 + 7 + 4 + 8, 6 7 13 4 17 8 25, और 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा 5, और ये बीच में संख्या में दिया है 5। अब इसको करके देखते हैं। तो 7 + 8 + 12 + 9, तो 8 7 15, 15 12 27, 27 9 36, 36 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 6 आएगा, जो कि इसके बीच में दिया हुआ है। उसी तरीके से इसका करते हैं। तो 14 + 16 + 9 + 10, तो 14 16 30, 30 9 39, 10 49, 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा 7 होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ए 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसका मान बताना है। तो देखिए किया क्या है कि 1 × 2 कर दिया है तो 2 हो गया है। फिर 2 × 2 करने पे यहाँ पे 4 हो गया है। फिर 4 × 2 करने पे यहाँ पे 8 हो गया है। तो 8 × 4 करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 32 होगा। तो आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अक्षरों की निम्नलिखित श्रृंखला में कितने पी से पहले टी आया है और उसके बाद पी आया है। तो बोल रहा है कि पी से पहले टी यानी टी पी और उसके बाद पी, टी पी पी, हमें ये ढूंढना है बस, टी पी पी। तो टी पी पी एक यहाँ पे मिल गया, टी पी टी नहीं होगा, टी पी पी यहाँ पे एक मिल गया, टी पी टी नहीं होगा, और एक टी पी पी हमें यहाँ से मिल गया। तो 3 मिल गया। ऑप्शन हो गया हमारे 113 का सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो हम क्या करेंगे, इन्हें छोटे से बड़े यानी आरोही क्रम के भौगोलिक आकार में व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले तो गांव आएगा। गांव के बाद क्या आता है, ताल्लुक आता है। ताल्लुक के बाद जिला आता है। जिला के बाद राज्य आता है, और राज्य के बाद राष्ट्र आता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 2 3 4 5 1। तो ऑप्शन हो गया हमारा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है, तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। तो वर्ष 2000 से 2001 तक जाने में ठीक 1 वर्ष का समय है। तो हमें ध्यान देना है कि वर्ष 2000 एक लीप ईयर्स है, लेकिन हम इसकी 15 सितंबर से गणना शुरू कर रहे हैं। यानी कि फरवरी 2000 का जो लीप दिन है 29 फरवरी वो पहले ही बीत चुका है। तो सितंबर 2000 से सितंबर 2001 के बीच आने वाला वर्ष एक साधारण वर्ष की तरह व्यवहार करेगा। इसमें केवल एक विषम दिन होगा, इसलिए हम एक दिन सिर्फ बढ़ाएंगे, यानी कि शुक्रवार से क्या होगा शनिवार होगा। यदि मान लीजिए 15 ये जनवरी होता सपोज, ठीक है, 15 जनवरी 2000 को शुक्रवार है, तो बोलता कि 15 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा। तो हम क्या करते, 2 जोड़ते। क्यों, क्योंकि जनवरी के बाद आता फरवरी जिसमें होता 29 दिन, तो उसके वजह से। लेकिन चूंकि ये सितंबर है, ये फरवरी को काउंट ही नहीं कर रहा है, इसलिए हम 1 जोड़ रहे हैं। तो आंसर हमारा होगा शनिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तस्वीर की ओर देखकर एक आदमी ने कहा, इस आदमी का पिता, यानी तस्वीर में एक है आदमी, ठीक है, इस आदमी का पिता मेरा पिता, यानी कि जो आदमी है उसके पिता है, और मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, यानी कि वो खुद की ही बात कर रहा है। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अपनी तस्वीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई 5 नदियां हैं। ए नदी बी से छोटी है, ए इज लेस देन बी, परंतु ई से लंबी है, यानी ए इज ग्रेटर देन ई। फिर सी सबसे लंबी है, यानी सी सबसे बड़ा है, और डी बी से थोड़ी छोटी है, डी लेस देन बी है, और ए से थोड़ी लंबी है, यानी डी ग्रेटर देन ए है। तो सबसे छोटी नदी कौन सी। देखिए सबसे बड़ा तो हमें सी मिल गया। अब उसके बाद हमें क्या लगाएंगे, तो इसमें देखिए जो बी है वो डी से बड़ा है, डी जो है ए से बड़ा है, और बी जो है ए से बड़ा है। तो यहाँ पे आएगा बी, बी के बाद हम क्या रखेंगे, बी के बाद रखेंगे डी, डी के बाद हम क्या रखेंगे ए रखेंगे, और ए के बाद हम रखेंगे ई, क्योंकि ए ई से बड़ा है यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे छोटी कौन सा हो गया, ई हो गया। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गुणे का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ भागा, भागा का अर्थ गुणा है, तो हमें इसका मान निकालना है। तो 12 × 6, तो गुणे का अर्थ है प्लस, भागा 3, तो भागा का अर्थ है गुणा 3, और प्लस, तो प्लस का अर्थ है
-6 और माइनस का अर्थ है भागा 2, तो ये हो जाएगा 12 + 18 - 3, तो 12 + 15 यानी कि 27। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र फूल, कपड़े, सफ़ेद के संबंध को तार्किक रूप से प्रदर्शित करता है? फूल, कपड़े और सफ़ेद। तो देखिए, फूल सफ़ेद हो सकता है, कपड़ा भी सफ़ेद हो सकता है, ठीक है। फूल कभी कपड़ा नहीं हो सकता और कपड़ा कभी फूल नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या होगा कि देखिए, अगर इसको हम मान लें सफ़ेद, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फूल हो जाएगा। कुछ फूल क्या है? सफ़ेद है। और यहाँ पे ये इसको मान लेते हैं कपड़ा, तो कुछ कपड़ा क्या है? सफ़ेद है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार धकेलना संबंधित है खींचना से, उसी प्रकार फेंकना निम्न में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पे विलोम शब्द का संबंध है। धकेलना का विपरीत खींचना होता है, ठीक इसी प्रकार फेंकना का विपरीत किसी चीज़ को अपनी ओर समेटना या पकड़ना होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, 5 लड़के हैं ABCD एक पंक्ति में खड़े हैं, A, C और D के बीच में है। देखिए, A यहाँ पे है, C और D के बीच में है। तो ज़रूरी नहीं कि A, C और D के बीच में ऐसे ही हो सकता है कि A इधर हो, D इधर हो और C इधर हो, दोनों केस लेके चलते हैं हम लोग। और B D और E के बीच में है, तो B जो है D और E के बीच में है, B जो है D और E के बीच में है। इसको लाइन बना देते हैं ऐसे, यहाँ पे B है, ठीक। निम्न में से कौन सा युग्म उन दोनों लड़कों को प्रकट करता है जो पंक्ति के दोनों सिरे पर खड़े हैं? तो एक तो C और E बनना है और इधर भी C और E ही बन रहा है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? C और E, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा आंसर। दोनों केस में बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो शब्दकोश के अनुसार हमें सबसे INTRE या INTE कॉमन है, तो E पहले आता है, इसलिए INTER शब्द सबसे पहले आएंगे। तो इसमें जो आएगा सबसे पहले हमारा आएगा INTER, इंटरअसेंजेंट होगा, ये पहले नंबर पे आएगा। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा इंटरव्यू, ये दूसरे नंबर पे आएगा। उसके बाद क्या आएगा? इंट्रा। अब देखिए, अब इंट्रा का देखेंगे, TR, तो इसमें A पहले आता है, तो ये 3 नंबर हो गया। उसके बाद I है, I के पहले E आता है, तो ये 4 हो गया और ये हमारा 5 हो जाएगा। तो क्या होगा हमारा आंसर? 3, 2, 5, 4, 1, 3, 2, 5, 4, 1, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रृंखला 8, इसमें उपर्युक्त श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है, हमें ये बताना। देखिए, अगर 47 को हटा के यदि आप 46 रखें तो यहाँ पे क्या आएगा? 8, 5, 13, 13, 8, 21, 21, 11, 32, 32, 6 में से 2 गया 4 और 4 में से 3 गया 1, 14 और ये क्या होगा? 13 में से 6 गया 7, 5 में से 4 गया 1 और ये हो जाएगा 20। यानी कि इनके बीच का अंतर 3, इसके बीच का अंतर 3, इसके बीच का अंतर 3, इसके बीच का अंतर 3 और इसके बीच का भी अंतर 3। अगर ये 47 होता तो इसके बीच का अंतर क्या हो जाता? 4 आ जाता। तो यही हमारी संख्या गलत है, तो ऑप्शन हो गया हमारा डी। नेक्स्ट है, दर्पण के माध्यम से घड़ी में समय देखने पर 2:45 दिखाई पड़ता है, घड़ी में सही समय क्या है? तो देखिए, जब भी इस तरीके का प्रश्न हो तो आप क्या कीजिए, 12 में से इस समय को घटा देना है। 2:45 का मतलब क्या होता है? 2:45, सॉरी 2:45 को 2:45 बोलते हैं। तो 12 में से घटाने का मतलब क्या है कि हम इसे लिख सकते हैं 11 घंटा 60 मिनट को 12 लिख सकते हैं। इसमें से 2:45 को हमने घटा दिया तो ये 15 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, तो 9:15। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो बुध के जन्म का प्रतीक है कमल और सांड। तो गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं के कुछ विशेष प्रतीक हैं, जैसे कि उनके जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड है, और जो घोड़ा है वो गृह त्याग का प्रतीक है, उसी तरीके से जो बोधि वृक्ष है वो ज्ञान का प्रतीक है, एनलाइटमेंट का प्रतीक है, और जो पद चिन्ह और स्तूप है वो निर्माण का प्रतीक है, और जो व्हील का मतलब होता है चक्र, ये किसका प्रतीक है? ये प्रथम उपदेश का प्रतीक है, उपदेश, धर्म चक्र परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई। जनता पार्टी सरकार के पतन के बाद वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई अपने पद से इस्तीफा देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे।
प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई भारत के पहले पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी थे। सर्वाधिक आयु वाले कौन थे? तो वह सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति भी थे और वह एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान दोनों मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब लागू किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 24 अप्रैल 1993 को 24 अप्रैल 1993। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज से संबंधित है जो आधिकारिक रूप से 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में लागू हुआ था और यही कारण है कि भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 और भाग 11 अनुसूची जोड़ी गई जिसमें पंचायतों को काम करने के लिए 29 विषय दिए गए। यदि कोई धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज के बीच 20% वार्षिक दर से 4 वर्षों में अंतर 684 रुपये है तो वह धनराशि ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया है बट 4 वर्षों के लिए दिया है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज के लिए 4 वर्ष का 20% की दर से ब्याज होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। इफेक्टिव रेट जिसको बोलते हैं, प्रभावी ब्याज दर। इस तरीके के प्रश्न में हमेशा हमें प्रभावी ब्याज दर निकालना होता है, ब्याज दर। तो हम साधारण ब्याज का प्रभावी दर निकालते हैं। साधारण ब्याज का प्रभावी दर तो क्या होगा, 1 साल का 20% है तो 4 साल का कितना होगा, 20 गुने 4 बराबर 80% हो गया। ठीक है, अब निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का प्रभावी ब्याज दर। ठीक है, प्रभावी ब्याज दर निकाल रहे हैं, किसका, साधारण का निकाल लिए, अब चक्रवृद्धि का निकाल रहे हैं। तो इसका क्या है कि 20 साल 4 वर्षों के लिए है ना, तो 20% हर बार बढ़ते जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला, a + b + ab/100। तो देखिए 20 और 20 है, तो पहले इन दोनों को लेंगे। तो 20 + 20 गुने 20/100। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 20 40 4 44% बन गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस दोनों 20 को हटा के यहाँ पे लिख लेंगे 44%। अब इस 44 और 20 को लेंगे तो 44 + 20 + 44 गुने 20/100। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 4 64 + 8.8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 72.8। अब क्या करेंगे हम कि इन दोनों को मिटा के हम लिख लेंगे यहाँ पे 72.8%। अब इन दोनों को लेंगे तो 72.8 + 20 + 72.8 गुने 20/100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 92.8 + 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1 2 दूनी के 4 1 5 7 दूनी 14 और 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे क्योंकि 1 तो ऑलरेडी है और नीचे 10 है। अब इसको जोड़िए, इसको यहाँ पे 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा 6 8 5 13 के 3 हासिल 1 4 2 6 1 7 और 9 1 10। तो प्रभावी ब्याज दर क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज दर 107.36%। ठीक है, अब हमें क्या दिया है, इनका अंतर दिया है, तो अंतर निकाल लेते हैं। इनका अंतर क्या होगा, 107.36 - 80, ये बराबर होगा 27.36 के। ये किसके बराबर दिया है, 684 रुपये के बराबर दिया है। तो 1% किसके बराबर होगा, 684/27.36। तो 100% क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें क्या निकाल रहे हैं, वो धनराशि यानी मूलधन निकालना है। तो ये क्या होगा, 684 में जब इससे भाग देंगे तो ये आएगा लगभग ये पूरी कट जाएगा तो ये 25 आएगा। तो 25 और 2 0 2500 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। तो चंपारण सत्याग्रह से संबंधित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के प्रमुख सहयोगियों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी और ब्रजकिशोर प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह और मजहूरुल हक भी शामिल थे। तो ये ध्यान रखना है, प्रथम जब सत्याग्रह हुआ था तो चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन था जो 3 खटिया प्रथा के खिलाफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCDE 5 मित्र है,
ए की उम्र बी से दुगनी है तो ए बराबर दिया है 2b। सी की उम्र बी से आधी है तो सी बराबर दिया है b/2। ए की उम्र ई की आधी है, ए बराबर दिया है e/2। और सी की उम्र डी से दोगुनी है, सी बराबर दिया है 2d। तो हमें बताना है कि सबसे छोटा इसमें कौन है। तो ऐसा करते हैं, हम b का कोई उम्र मान लेते हैं। मान लेते हैं कि b का उम्र जो है 4 वर्ष है, कुछ भी मान सकते हैं, 4 मैंने मान लिया। तो a का उम्र क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा इससे। c का उम्र क्या हो जाएगा, यहाँ b का मान रखेंगे तो c का मान हो जाएगा 2 वर्ष। a का मान यहाँ पे रखेंगे, अगर a का मान क्या है 8, तो 8 बराबर e/2, तो e बराबर क्या हो जाएगा 16। तो e का मान हमें मिल गया 16। c बराबर 2d दिया है, c का मान है 2, तो 2 बराबर 2d, तो d बराबर क्या होगा 1, तो ये भी मिल गया d बराबर 1। तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा e है, e के बाद a है, a के बाद b है, b के बाद c, c के बाद d। तो सबसे छोटा कौन हो गया, सबसे छोटा हो गया d, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन d। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए बॉक्स में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें जो लॉजिक है वो ये है कि इसको पहले जोड़ा है, 5 + 6 + 4 बराबर कितना होगा 15, और इसमें 1 से गुणा किया है तो 15 एकम 15 हो गया। फिर 7 + 6 13, 13 8 21, और 21 में क्या किया है 2 से गुणा किया है तो हमें क्या मिल गया है 42। तो हम क्या करेंगे 6 + 8, 8 + 9 14, 14 9 23, 23 में क्या करेंगे 3 से, क्यों यहाँ पे 1 हुआ, 1 से गुणा हुआ है, यहाँ पे 2 से, तो यहाँ पे होगा 3 से। तो 23 3 कितना हो जाएगा 69, तो ऑप्शन हो गया हमारा ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दस्ते लूट मरुस्थल कहाँ पे स्थित है, तो ये है ईरान में। दस्ते लूट मरुस्थल आधिकारिक रूप से ईरान के करमान और सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित एक विशाल लवण मरुस्थल है, साल्ट डेजर्ट जिसको बोलते हैं। दस्ते लूट मरुस्थल को पृथ्वी के सबसे गर्म स्थानों में से एक माना जाता है। नासा के उपग्रह आंकड़ों के अनुसार यहाँ की सतह का तापमान 70.7 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा चुका है। नीचे दिए गए चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो देखिए इसमें जो लॉजिक है वो ये है कि इसमें 3 का क्यूब किया +3, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसके लिए क्या किया है कि 5 का क्यूब +3, तो ये हो जाएगा 125 + 3 128। फिर इसमें किया है 7 का क्यूब +3, तो 7 का क्यूब होता है 343, +3 हो जाएगा 346। तो हमें इसका बताना है। तो देखिए 3 5 7, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए, यानी कि 9 का क्यूब +3, तो 9 का क्यूब होता है 729, और +3, तो ये हो गया हमारा आंसर 732। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। 5 बच्चे एक कतार में बैठे हैं, एस पी के तुरंत बाद बैठा है किंतु टी के तुरंत बाद नहीं है। तो जो एस है वो पी के तुरंत बाद बैठा है लेकिन टी के तुरंत बाद नहीं है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि के आर के तुरंत बाद बैठा है, जो बिल्कुल बाएं बैठा है। तो आर तो बिल्कुल बाएं बैठा है और इसके तुरंत बाद बैठा है के, और टी के तुरंत बाद नहीं बैठा है, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या होगा टी नहीं होगा। क्यों ऐसा बोल रहा है कि टी के तुरंत बाद नहीं बैठा है, तो टी हमारा क्या होगा यहाँ पे होगा। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या बना आर के पी एस टी। तो बोल रहा है कि एस के बिल्कुल बगल में कौन बैठा है, तो ये एस है, इसके बगल में पी है और इसके बगल में टी है, तो पी एंड टी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 128 प्लस का अभिप्राय है गुणा, 2 माइनस का अभिप्राय है प्लस, तो प्लस लिख देंगे। 4 गुणे का अभिप्राय है भागा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे भागा 2, और प्लस का अभिप्राय है गुणा, तो गुणे 28, और भागा का अभिप्राय है माइनस, तो -6 लिख देंगे। तो ये हो गया 256 प्लस 4, 4 में 2 से भाग देंगे तो ये होगा 2, 2 गुने 28 माइनस 6, तो 256 प्लस 56 - 6, तो 256 प्लस 50, तो ये हो गया 306। तो ऑप्शन हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के संबंध में किसने कहा था कि इस एक्ट में अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया गया है, तो ये मोतीलाल नेहरू जी ने कहा था। रॉलेट एक्ट क्या था, तो मार्च 1919 में लागू इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय पर बिना मुकदमा चलाए उसे सीधे जेल में बंद कर सकती थी, और इसी एक्ट के विरोध में
पंजाब के प्रसिद्ध नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी हुई, जिसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान किस वर्ष किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन, इसका आंसर होना चाहिए 1495 से 96 ईस्वी में। ऐसा कोई ऑप्शन हमें दिया नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होना चाहिए। दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 ईस्वी में जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी को हराने के बाद बिहार की ओर रुख किया था और बंगाल के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह के साथ संधि की थी। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है गलत है, मेरे ख्याल से ऑप्शन डी में इसे 1495 से 96 रखना चाहिए था। ये 1504 दिया है, तो सिकंदर लोदी ने ही 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी और 1506 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पीर अली ने। तो पटना में 3 जुलाई 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, जिसका नेतृत्व एक स्थानीय पुस्तक विक्रेता पीर अली खान ने किया था। उन्हें बाद में अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं लानोस। तो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के वेनेजुएला और कोलंबिया देशों में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को लानोस कहा जाता है। पंपास किसे बोलते हैं? तो अर्जेंटीना के शीतोष्ण घास के मैदान को बोलते हैं, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का है। दक्षिण अमेरिका, ये शीतोष्ण घास के मैदान है, शीतोष्ण घास के मैदान। दूसरा है सवाना। तो जो सवाना है वो भूमध्य रेखा के दोनों ओर 8 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। ये मैदान गर्म जलवायु, लंबी घासों और बिखरे हुए पेड़ों के लिए जाने जाते हैं। इसे अफ्रीका में मुख्यतः पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है वेल्ड। तो ये है दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को बोलते हैं वेल्ड। और लानोस अभी वेनेजुएला का हमने देख लिया। एक और होता है प्रेयरी, याद रखना है। प्रेयरी कहाँ का है? तो ये उत्तरी अमेरिका का है। उत्तरी अमेरिका, खास करके यूएसए एंड कनाडा, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1929 ईस्वी में। वीवी गिरी और एनएम जोशी के प्रयास से एआईटीयूसी में विभाजन हुआ था और उसी से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन बना था। ठीक है, इसके पहले जो इसका मूल संस्था था वो था एआईटीयूसी, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। और फिर इसका विभाजन हुआ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? तो ये महाभारत का फारसी अनुवाद है। रज्मनामा का मतलब होता है युद्धों की पुस्तक। इस कार्य में फैजी, बदायूनी और नकीब खान मुख्य रूप से शामिल थे। उसी तरीके से पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवर ए सुहैली नाम से अबुल फजल ने किया था। और रामायण का फारसी अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक सह महालेखा परीक्षा का कार्यकाल कितना होता है? तो यह 6 वर्षों तक होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 60 साल का है और वो सीएजी बनता है, तो उसको टेक्निकली वो कितना 6 साल रहना चाहिए, यानी कि वो 66 साल पर रिटायर होना चाहिए। लेकिन रिटायर होने का जो मैक्सिमम अवधि है वो 65 साल, यानी कि वो कितना साल रहेगा? सिर्फ 5 साल रहेगा। लेकिन यदि कोई 52 साल की एज में कैग बनता है तो मैक्सिमम 6 साल रहेगा, तो यानी कि वो 58 साल पे वो उसे हटा दिया जाएगा कैग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है धूपगढ़ किस पर्वत क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी है? तो धूपगढ़ सतपुड़ा की
प्रसिद्ध चोटी है ये। कहाँ पे है? तो धूपगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंचमढ़ी में स्थित है। ये 1350 मीटर की इसकी ऊंचाई है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर और ये है 1722 मीटर। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेट्टा और ये है 2637 मीटर, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। सर्वोच्च ऊंची चोटी का नाम क्या है? अन्नामुडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो स्टील लिमिटेड किसकी मदद से संस्थापित हुआ? तो ये हुआ था सोवियत संघ के मदद से। 1964 में ये हुआ था। जर्मनी ने राउरकेला, जर्मनी की मदद से जो उड़ीसा में राउरकेला है, राउरकेला, इसमें जर्मनी ने मदद किया था। उसी तरीके से जो यूके है ये दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में मदद किया था और यूएसए का इसमें नहीं है। एक और आप याद रख सकते हैं जो सोवियत संघ का है वो है भिलाई छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत से धन के निष्कासन की नीति की व्याख्या निम्नलिखित में से किस पुस्तक में की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें बताया गया था कि कैसे अंग्रेज भारत का धन लूटकर लंदन ले जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता के अंत संबंधी उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। तो भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है और इसे किसी भी रूप में आचरण करना एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 14 में क्या है? तो कानून के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 15 में क्या है? तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। और 18 में क्या है? तो उपाधियों का अंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहनामा की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी फिरदौसी ने। तो फारसी भाषा के प्रसिद्ध कवि फिरदौसी ने महाकाव्य शाहनामा यानी फारस के राजाओं का इतिहास की रचना की थी। फिरदौसी को पूर्व का उमर भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था? तो नील आंदोलन चलाया गया था बंगाल में। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो 1859 से लेकर के 60 में बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव के किसानों ने बलपूर्वक नील की खेती कराए जाने के विरोध में नील आंदोलन शुरू किया था और इसका नेतृत्व दिगंबर बिश्वास और विष्णु बिश्वास ने किया था। ये ध्यान रखना है। नील आंदोलन से संबंधित कौन कौन है? तो दिगंबर एंड विष्णु बिश्वास ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो ये है ऑप्शन सी, 38वीं समानांतर रेखा। 49वीं समानांतर रेखा किसके बीच है? तो ये यूएसए और कनाडा के बीच में है। ठीक है। उसके बाद रेड क्लिफ, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। भारत प्लस पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेवा का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1943 में। सुभाष चंद्र बोस ने जुलाई 1943 में सिंगापुर पहुंचकर रास बिहारी बोस से आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली और इसका सर्वोच्च सेनापति बनकर नेतृत्व किया। उन्होंने ही 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद यानी आज़ाद भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।